खास कार्यक्रम है जिसे मैं लेकर आ रहा हूँ सुबह 8:30 बजे और आप इसे देखेंगे बुधवार और शनिवार को। नमस्कार, MPIT न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनिल विश्वकर्मा। आप देख रहे हैं संभाग का नंबर 1 शो चाय पे चर्चा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं या अपने आम जीवन में भी ऐसे हमसे बहुत सारे लोग टकराते हैं जिन्होंने अपनी उम्र को किसी एक पड़ाव तक लाकर ख़त्म किया हो। पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो तब से लेकर अब तक चले आ रहे हैं। हमारा जीवन निरंतर बदलता रहता है और उस बदले हुए जीवन का जो बदलाव है वो हमको अब फल देता है जब हम बाद में उसे देखते हैं। 1980 में बोया गया एक बीज, छोटा सा बीज, वो आज फल फूल रहा है और उसी फल फूल के ठेकेदार जो 1980 के साक्षी थे आज हमारे बीच है। कैलाश तिवारी जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता। कैलाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। तो मैं आपकी बात यहाँ से शुरू करूँगा कि छात्र जीवन में जब आप आए तो क्या उसी समय से आपको राजनीति की प्रेरणा मिली या फिर वहाँ कुछ ऐसा हुआ जिससे आपको राजनीति की तरफ आना? छात्र जीवन के दौरान ही इस प्रकार के परिवेश बन गए जी कि राजनीतिक जीवन से जुड़ा हुआ और छात्र जीवन में ऐसे अनेक आंदोलन वगैरह हुए जी। उन आंदोलनों में सक्रिय भागीदारी के कारण एक बहुत बड़ी टीम युवकों की हम लोगों के साथ जुड़ गई थी और उन सब का मन था कि आगे राजनीतिक दल से हम जुड़ जाएं और उसी का परिणाम था कि 1980 में जब भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई जी जी तो उसमें मैं एक सदस्य के रूप में जुड़ा और 1980 में स्थापना काल से ही मुझको शहडोल नगर का महामंत्री का दायित्व मिला। 1980 की बात तो ठीक है, छात्र जीवन की बात करें पहले कि आप उस समय अध्यक्ष भी थे छात्र संघ के और यूनिवर्सिटी में भी आपने पद ग्रहण किया था। वो उस समय का अध्यक्ष पद क्या होता था, क्योंकि आज का अध्यक्ष पद अलग है? उस समय का अध्यक्ष जो मैं आज का अनुभव कर रहा हूँ, उस समय का अध्यक्ष बहुत सम्मानजनक, बड़ा छात्रों के मध्य में सम्मान मिलता था और अध्यक्ष को बहुत काम करना पड़ता था। उस समय ये आदिवासी बहुल क्षेत्र था तो आदिवासी वर्ग के जो छात्र आते थे उनको प्रवेश दिलाना, उनको फीस माफ़ कराना, उनको पुस्तकालय से किताबें दिलाना, उनके मनपसंद सब्जेक्ट दिलवाना, इस प्रकार से हम लोग उनका काम करते थे। तो अपने आप उनका हम लोगों के प्रति अच्छा जुड़ाव हो जाता रहा और छात्र जीवन में उनके लिए काम करने के कारण वो लोग हम लोगों को इतना महत्व देते थे। जिस ढंग से कॉलेज में पढ़ाने वाले सर लोगों को महत्व देते थे, प्राध्यापकों को, उस ढंग का सम्मान अध्यक्ष वगैरह को मिलता था। यूनिवर्सिटी में जब आप गए वहाँ भी यूनिवर्सिटी में उस समय कैसे चुनाव होते थे? यूनिवर्सिटी में जो अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा के अंतर्गत जितने भी कॉलेज थे उन सब के अध्यक्ष कार्यकारिणी का चुनाव करते थे और उसमें मैंने भी भाग लिया और विश्वविद्यालय छात्र संघ की कार्यकारिणी में मैं सदस्य निर्वाचित हुआ। 1980 में भारतीय जनता पार्टी बनी, तो उसके पहले आपके मन में तो राजनीति का कुछ ये तो था ही कि हाँ मुझे इस तरह से लोगों को संगठित करके कुछ काम करना है। जब 1980 में भारतीय जनता पार्टी बनी, आपको नगर महामंत्री बनाया गया, जब पहली बार आप भारतीय जनता पार्टी में आए तो उस समय आपकी विचारधारा क्या थी और क्यों लगा कि मुझे इसमें जाना चाहिए? सबसे ज़्यादा प्रभाव मेरे जीवन में आपातकाल का पड़ा। आपातकाल के समय जो कांग्रेस ने जो जातियाँ की थी उसके कारण छात्र मेरे मन में ये भावना आई कि ऐसी पार्टी ज्वाइन करूं जो कि कांग्रेस को टक्कर दे सके और जो उस समय का परिवेश चल रहा था, वातावरण चल रहा था, उस वातावरण को समाप्त करने के लिए मुझको एकमात्र पार्टी दिखी भारतीय जनता पार्टी। इस कारण से मैंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया। आपको जिस समय वो ज्वाइन किए, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा बना होगा, आपने उसको पढ़ा होगा, तो क्या आपको लगा कि भारतीय जनता पार्टी आपके इस विचारों को आगे बढ़ा पाएगी? जो भारतीय जनता पार्टी की उस समय पंच निष्ठाएँ थी और जो सिद्धांत थे, त्याग तपस्या और बलिदान, इन सब से मैं प्रभावित हुआ और मुझको लगता था कि जो इसमें सिद्धांत बताए गए हैं उस सिद्धांतों का पालन करते हुए जब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो देश में एक सुशासन राम राज्य की स्थापना करेगी। दर्शकों, हम बात कर रहे हैं कैलाश तिवारी जी से
और जैसा उन्होंने छात्र राजनीति की बात की, उसके बाद फिर 1980 से जब पहली बार भारतीय जनता पार्टी बनी तब वो इस राजनीति में आए। कुछ और बातें करेंगे, कहीं जाइएगा नहीं। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और जल्द हाजिर होंगे। अब अपने भी सपनों को लगाइए पंख शिवानी पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट के साथ। पाइए बीपीटी, बीएमएलटी, डीएमएलटी, डी एक्स-रे, डी फार्मा, सर्टिफिकेट इन योगा और सीसीएच जन स्वास्थ्य रक्षक के कोर्सेज के लिए अनुभवी शिक्षकों से पूर्ण प्रशिक्षण। शिवानी पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट, बाईपास रोड, एसएस मोटर्स के सामने, शहडोल, एमपी। आपके प्रश्न और मेरे प्रश्न मिलकर हम बनाएंगे खास कार्यक्रम और जिनके जवाब देंगे हमारे अतिथि। तो जुड़िए MP18 न्यूज की इस खास मुहिम से, खास कार्यक्रम से संवाद। हम फिर हाजिर हैं चाय पर चर्चा लेकर और हमारे साथ हैं कैलाश तिवारी जी। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि राजनीति एक ऐसा विषय है जिस पर आना सब चाहते हैं, क्योंकि शायद कम मेहनत लगती है, मेरा ऐसा मानना है, और कम मेहनत में हम बहुत सारा अचीवमेंट कर जाते हैं। कैलाश जी, मैं आपसे बात करना चाहूँ कि आज़ादी के बाद या आज़ादी के समय, आज़ादी जैसे मिली हमको, तो पूरा जो प्रदेश था वो ये था कि कांग्रेस ने आज़ादी दिलाई, एक नाम था उसमें जी, महात्मा गांधी और सब कांग्रेसी थे। फिर धीरे धीरे कांग्रेसी अपना काम करते रहे, बढ़ती रही सरकारें। 1980 में भारतीय जनता पार्टी आई और भारतीय जनता पार्टी ने युवाओं को बहुत मौका दिया। तो पहला प्रश्न ये है कि क्या ज़रूरत पड़ी भारतीय जनता पार्टी को आने की या इस तरह की पार्टियों को आने की, और दूसरा, इन्होंने युवाओं को ही मौका क्यों दिया? जी, इस संबंध में मेरा ये कहना है कि कांग्रेस जब आज़ादी मिली जी, तो कांग्रेस का बहुत मान सम्मान था और उनके जो प्रत्याशी खड़े होते थे उनकी विजय सुनिश्चित रहती रही जी। और शुरुआत के दौर में उन्होंने देश के विकास के लिए बहुत कुछ काम किया, अनेक पंचवर्षीय योजनाएं वगैरह लागू करके देश को उन्नति के राह में ले गए। लेकिन इस विकास के कार्य के साथ ही एक भ्रष्टाचार की धारा बहने लगी, जिसके कारण आम जनता त्रस्त होने लग गई। महंगाई और उस समय की बेरोजगारी और अनेक उस समय की समस्याएं के कारण लोगों के मन में यह भावना बन गई कि कांग्रेस का विकल्प होना चाहिए जी। तो कांग्रेस के विकल्प में भारतीय जनता पार्टी आई और लोगों ने उन्हें युवाओं को मौका दिया। अब जब यहाँ तक आप आ चुके हैं, अब काफ़ी समय हो गया, 1980 से लेकर अब काफ़ी बड़ा दौर हो गया। अब एक भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी पार्टी के रूप में पूरे देश में काम कर रही है और जो आपके नेता हैं, सबसे बड़े नेता हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इनका नाम पूरे विश्व में भी चल रहा है। ऐसा क्या हुआ कि अब जो बाकी पार्टियां हैं वो नरेंद्र मोदी को पीछे करने में लगी हुई है, केवल एक व्यक्ति को? माननीय नरेंद्र मोदी जी जिस दिन से देश के प्रधानमंत्री बने जी, उन्होंने इतने ऐतिहासिक कार्य किए जिनकी कि भारतीय जनता पार्टी वर्षों से मांग करती रही, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक, जनसंघ के संस्थापक अटल जी भी थे। अटल जी ने बहुत बात की और जी, धारा 370 समाप्ति के लिए, राम मंदिर के लिए जी, इन सब मुद्दों के लेके हम लोगों की स्थापना, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी। उन मुद्दों को इन्होंने पूर्ण किया, जिसके कारण से पूरे देश भर में इनकी लोकप्रियता बढ़ी और जो दूसरा लोकसभा चुनाव आया तो इनको प्रचंड बहुमत से विजय मिली। पर अभी क्या हो रही है कि भारत की राजनीति में अभी कुछ दिन पहले आप भी देख रहे होंगे कि छोटी छोटी जो पार्टियां हैं वो इकट्ठा हो रही हैं, एक महासंघ बना रही हैं और एक नया चेहरा, साथ में बंगाल की राजनीति को भी इसमें आया जा रहा है। और अभी ममता बनर्जी आकर सोनिया गांधी जी से मिली और लोगों से मिली, तो ये कहा जा रहा है कि अगली बार ये पूरा जो एरिया है, सब जो विपक्ष है वो एकजुट होगा, एक चेहरा लाएगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक नया अभियान शुरू करेगा। इस प्रकार का प्रयास लोकसभा चुनाव के दौरान भी किया गया था कि जब छोटी मोटी जितनी पार्टियां सब मिलके नरेंद्र मोदी के खिलाफ शंखनाद किया था, लेकिन देखा गया कि जितनी पार्टी थे उतने ही नेता थे और सब वो प्रधानमंत्री पद के लिए ललायित थे। इस कारण से उनका वो जो गठबंधन था वो सफल नहीं हो पाया।
पश्चिम बंगाल में जो अभी विधानसभा चुनाव हुए उसमें निश्चय ही ममता बनर्जी को जीत हासिल हुई और प्रचंड बहुमत मिला जी। उसके कारण वो है सोच रही हैं कि हम केंद्र की राजनीति में आए, लेकिन देखा गया है कि वो अपने विधानसभा क्षेत्र तक में नहीं जीत पाई है। और जो अपने विधानसभा क्षेत्र में नहीं जीत पाए और देश के प्रधानमंत्री के लायक क्या हो सकता है, ये आम जनमानस ठीक से समझ रहा है। और छोटी दल इसलिए इकट्ठा होने का मुख्य कारण उनका ये भी है कि भारतीय जनता पार्टी का इतना व्यापक स्वरूप होता जा रहा है कि अनेक राज्यों में छोटे दल जो हैं वो समाप्त की ओर है। जैसे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, इनकी संख्या नगण्य होती जा रही है। बिहार में जो चुनाव हुए उनमें भी लगभग ऐसी स्थिति बीएसपी वगैरह की हुई है। इस कारण से इनके अपने अस्तित्व पे प्रश्न चिन्ह लग गया है। उनको अपने बचाव के लिए इस प्रकार से संगठित होकर काम करना पड़ रहा है। बिल्कुल। अगर ये संगठित नहीं होंगे तो शायद कुछ समय बाद समाप्त प्राय भी हो सकते हैं। हालांकि छोटी पार्टियों का अपना अस्तित्व बना हुआ है और वो छोटे और मेरे ख्याल से वो राजनीति में आना कम, उनका ये रहता है कि हम छोटी पार्टियां हैं, 2-4 वोट हमारे पास रहेंगे, हम इनको सपोर्ट कर देंगे और हम आगे बढ़ जाएंगे। यही होता रहा है। मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाह रहा हूँ कि राजनीति जो है 1980 से लेके अभी तक आप देख रहे हैं, राजनीति में भ्रष्टाचार आता जा रहा है। राजनीति में लोग जो है अपना केवल देखने लगे। अब आम जनता 1980 में जब आप देख रहे होंगे या 1952 से लेकर अभी तक भी जनता की स्थिति वही है। जी बिल्कुल, आपका कहना सही है कि राजनीतिक जीवन में भ्रष्टाचार इतना व्यापक हो गया है कि अब इसको अलग करना बहुत मुश्किल सा प्रतीत हो रहा है। और जो भी लोग इसमें जाते हैं वो इसमें अलग करने के बजाय या उससे संघर्ष करने के बजाय वो उसमें खुद शामिल हो जाते हैं। बिल्कुल। जब 1980 में मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी, त्याग, तपस्या और बलिदान और भ्रष्टाचार समाप्ति की बात की थी, तो देखा जा रहा है कि वर्तमान परिदृश्य में सरकारें बदल गई और सरकारें वर्षों तक काम करती गई, लेकिन सामाजिक जीवन में और राजनीतिक जीवन में भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ। इससे आम जनता बहुत त्रस्त है। वो कभी भी नहीं चाहती कि भ्रष्टाचार को हम सपोर्ट करें। बिल्कुल। लेकिन मजबूरी के कारण वो भी मजबूरी में भ्रष्टाचार में शामिल होकर अपना काम करवाने के चक्कर में रहती है। छोटे काम होते हैं जिसमें छोटा कोई को निवास प्रमाण पत्र बनवाना है, जाति प्रमाण पत्र, ये बहुत छोटे से काम। हाँ, आजकल कोई भी राजस्व काम हो या कोई भी विभाग का काम हो, अगर आपको पुलिस में रिपोर्ट लिखानी है तो भी आपको वहाँ पे जब तक आप कुछ सेवा सत्कार ना करेंगे आपका काम नहीं हो सकता है। राजस्व के प्रकरण है, किसी भी प्रकार के आपका ट्रांसफर, पोस्टिंग, जितने भी कार्य हो रहे हैं, और ये ऐसा नहीं है कि कोई गोपनीय ढंग से हो रहे हैं, ये खुलेआम हो रहे हैं। ये चिंता का विषय है। ये पहले भ्रष्टाचार जो था एक छुपे तौर पे होता रहा और उसको सामाजिक मान्यता नहीं मिली थी, लेकिन वर्तमान में हम देख रहे हैं कि भ्रष्टाचार को सामाजिक मान्यता मिल गई है और जो भ्रष्टाचार करके धन अर्जित कर ले रहे हैं उनका बहुत मान सम्मान होता है और उनको पार्टी में भी बहुत महत्वपूर्ण स्थानों में विराजित किया जाता है। कई बार ऐसा भी सुनने में आया है कि मैं ऐसे ही सुना था कि 15 साल जो यहाँ पर सरकार चली मध्य प्रदेश में, उसमें भी लोग ऐसा बोल रहे हैं कि पहले हम ज़्यादा खुश नहीं थे, पर इस सरकार के उसमें ज़्यादा खुश हैं जो कर्मचारी वर्ग है। हाँ जी, आपकी बात में मैं बिल्कुल सहमत हूँ। इन 15 सालों में जितना भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार को करना चाहिए था उतना भ्रष्टाचार के खिलाफ उन्होंने कोई अभियान नहीं किया है। अभी भी बहुत मुद्दे ऐसे सामने आते रहते हैं जिनके संबंध में जांच की मांग तो की जाती है, शासन की ओर से भी निर्देश दिए जाते हैं कि इसमें गहन जांच की जाएगी, लेकिन वो प्रकरण फिर दब जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जैसे आप लोग मुद्दे उठाते रहते हैं, आप प्रशासन को बात लिखते हैं, आपकी लेखनी में कई बार मैंने पढ़ा है, तो आपने जैसे कलेक्टर को लिखा, कमिश्नर को लिखा, उसके बाद जब वो बात आगे नहीं बढ़ती तब आपको कैसा लगता है? तब ऐसा लगता है हम लोगों को कि जिन उद्देश्यों को लेकर हम लोगों ने पार्टी ज्वाइन की, इतने दिन तक संघर्ष किया, उसका फल नहीं मिल पा रहा है और आम जनता को हम न्याय दिलाने में सक्षम नहीं हैं। बिल्कुल। अब ये हो रहा है कि जैसे अभी भी, अब तो राजनीति एक ऐसा मंच बन गया है जहाँ पर लोग चाहते हैं कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं, हमारे पास कोई हुनर नहीं है, तो हम राजनीति में जा सकते हैं, हमारे पास पैसा हो। पर कुछ लोग अभी भी ऐसे हैं जो स्वस्थ राजनीति के पक्ष में हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, और अगर वो राजनीति में आना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह राजनीति में आए और क्या करें? अब वर्तमान परिदृश्य में तो ऐसा प्रतीत होता है
कि राजनीति में पढ़े लिखे लोगों को, स्वच्छ लोगों को नहीं आना चाहिए, क्योंकि सामाजिक जीवन में इतना भ्रष्टाचार हो गया है कि उसको अलग करना बड़ा मुश्किल है। और राजनीतिक जीवन में इसी कारण से बहुत पढ़े लिखे लोग आना पसंद नहीं करते हैं, और जो नई पीढ़ी है वो ख़ास तौर पे अपना व्यवसाय की ओर, अन्न की ओर जाना पसंद करती है, लेकिन राजनीति की ओर, समाज सेवा की ओर नहीं जाती है, क्योंकि वो जानती है कि इसका मार्ग जो है भ्रष्टाचार से ही प्रारंभ होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए या इस तरह की चीज़ें जो है ख़त्म करने के लिए पहल कहाँ से होनी चाहिए, तो आपके हिसाब से क्या पहल? इसका सबसे पहल का तरीका यही है कि पहल ऊपर से होना चाहिए। जो शीर्ष में पद में बैठे हुए हैं, जैसे देखा जाता है कि अगर कोई एक एसपी तेतरार ईमानदार आ गया तो पूरे ज़िले के थाने को ठीक कर देता है, कलेक्टर कोई आ गया तो पूरे राजस्व विभाग के भ्रष्टाचार को समाप्त कर देता है। इसी ढंग से अगर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री वगैरह चाह लें तो ये भ्रष्टाचार की जो गंगा जो बहती है ये ऊपर से बहती है, नीचे वालों की हिम्मत नहीं है कि भ्रष्टाचार कर सके। तो इसका पहल जो है ऊपर से होना चाहिए। यानी ऊपर से अगर मना हो जाए कि हाँ हम पैसे नहीं लेंगे इसके लिए, या हम ये काम लीगली ऐसे होगा, हाँ, तो नीचे वाले स्वाभाविक है उसके सबऑर्डिनेट हैं, वो काम करेंगे। और अगर ऐसा काम करते भी हैं तो उनके लिए प्रॉपर पनिशमेंट दिया जाए, ढंग से उनको ट्रीट किया जाए। जी जी बिल्कुल, क्योंकि भ्रष्टाचार एक ऐसा दीमक है जो पूरे देश को खा रहा है। जी। तो कैलाश तिवारी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बहुत अच्छी चर्चा करने के लिए जी। नमस्कार। और मैं दर्शकों आपको बता दूं कि भ्रष्टाचार, जो अभी हमने एक मुद्दा उठाया था भ्रष्टाचार का, वो सच में एक ऐसा दिमाग है जो हमको धीरे 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 काटता जा रहा है और हम अंदर से खोखले होते जा रहे हैं। और हमारी जो राजनीति की इतना बड़ा इतिहास है हमारा, जब हम गुलामी की दास्तां से बाहर आए तब से लेकर अब तक अगर हम पीछे मुड़ के देखें तो हमने बहुत कुछ खोया था, और आज हम खड़े होकर देखें तो आज भी अंतिम छोर का व्यक्ति उसी तरह हर चीज़ के लिए तरस रहा है। तो आप ध्यान रखिए, अगर आपको राजनीति में आना है तो एक ठोस निर्णय के साथ आइए कि मैं जाऊंगा और ये बदलूंगा। अगर आप एक अच्छे प्रशासनिक अधिकारी बन रहे हैं तो आप निर्णय कीजिए कि मैं जाऊंगा और मैं भ्रष्टाचार अपने स्तर से नहीं करूंगा, तो शायद हमारे देश की राजनीति में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। दर्शकों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखते रहिए हमारे चैनल। आप देख रहे थे चाय पे चर्चा, और मैं आपको बता दूं कि हम हर बार एक नए व्यक्ति को नए विषय के साथ लेकर आते हैं। जुड़िए हमसे अगले बार फिर से, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार। नमस्कार, MP18 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूँ विनय मिश्रा।